वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आपके शहर में कई 100 अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एक दिन अर्थक्वेक में सारे अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल जाते हैं, सिवाय एक अपार्टमेंट के जो अकेला खड़ा है, और उस अपार्टमेंट में ही आप रहते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान नेगेटिव में चला गया और इस ठंड में सरवाइव करना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है। सोचिए, अगर ऐसा होता तो उस सिचुएशन में आप और आपके अपार्टमेंट के लोग कैसे बिहेव करेंगे या फिर कैसे बिहेव करना चाहिए, जानने के लिए हम सब मिलकर देखेंगे कुछ दिन पहले रिलीज हुई बहुत ही डिफरेंट मूवी कंक्रीट यूटोपिया। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, फिर बनकर तैयार हुए कुछ शानदार अपार्टमेंट्स को दिखाते हैं, और तभी स्क्रीन के कोने में दिखाई देता है एक भारी भूचाल, जैसे धरती पलट रही हो। इस सिचुएशन में मूवी का हीरो सियोंग अपने फ्लैट से बाहर आकर देखता है उसके 16th फ्लोर अपार्टमेंट के अलावा और कोई भी बिल्डिंग नहीं बची। सियोंग का फ्लैट नंबर है 602, यानी कि 6th फ्लोर पर दूसरा फ्लैट। इस अपार्टमेंट के सुपरमार्केट से सारे वाटर बॉटल्स निकालकर रेजिडेंस शेयर कर लेते हैं। घर में रखे पैकेज्ड फूड आइटम से एक हफ्ता गुजारा हो सकता है, ये सोचकर सियोंग की वाइफ मिजू सारे आइटम्स निकाल कर रख देती है। बाकी अपार्टमेंट्स और घर जो अब मलबा बन चुके हैं, उनके बीच से कुछ लोग बचकर बाहर निकलते हैं। वे सब इस ऊंचे अपार्टमेंट के नीचे रुकते हैं और बाकी लोग फ्लैट्स के दरवाजे पीट पीट कर मदद मांगते हैं। ज्यादातर लोग दरवाजा नहीं खोलते। सियोंग के घर पर एक औरत आती है और कहती है, प्लीज हेल्प कीजिए, मुझे ना सही मेरे छोटे बेटे को अंदर ले लीजिए, बाहर बहुत ही ठंड है, प्लीज। उस बच्चे को देखकर सियोंग और मिजू तुरंत उन्हें अपने घर में ले लेते हैं। उन्हें एक कमरा देकर खाना भी शेयर करते हैं। एक आदमी कुछ कॉस्टली चीजें बेच रहा होता है, मतलब पैसों के बदले नहीं, दूसरी चीजों के बदले, जैसे पुराने जमाने में होता था कि तुम मुझसे अपनी जरूरत की चीजें ले लो और मैं तुमसे अपनी जरूरत की। एक आदमी अपनी बैटरी दिखाकर मिठाई खरीदता है। सियोंग अपनी वॉच देकर दूसरी मिठाई का डब्बा खरीद लेता है, लेकिन इसी बीच फ्लैट वालों और इन रिफ्यूजीज के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सियोंग का स्वीट बॉक्स गिर जाता है। वो जैसे उसे लेने जाता है तो कॉकरोचेस की सेना वहां पर आ जाती है। सब मिलकर उन्हें कुचलने लगते हैं। यहाँ मिजू वॉकी टॉकी से उस छोटे लड़के के साथ खेल रही होती है। सियोंग मिजू को बेडरूम में ले जाकर उसे स्वीट देता है। मिजू कहती है, हम अकेले कैसे खा सकते हैं। सियोंग कहता है कि खाना तो शेयर ही कर रहे हैं, अब स्वीट तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये कहकर वो स्वीट खिलाता है। जरा रोमांस भी शुरू हो जाता है, पर इतने में लड़का कमरे में घुसता है। उसकी माँ सॉरी कहती है कि मेरे बेटे ने आपके प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। कोई बात नहीं, ये कहकर वो लड़के को स्वीट देती है। वो पूरा डब्बा खाली कर देता है। खैर, यहाँ बाहर लोगों का झगड़ा वायलेंट हो जाता है और किसी को चाकू लगता है, किसी को कुछ, कोई तो एक फ्लैट में आग भी लगा देता है। तभी एक आदमी आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है, पर वो काफी नहीं होता। सियोंग बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी के लिए रखा हुआ जो वाटर वेल होता है उसे खोलता है। होज में पानी आ जाता है, फिर वो तुरंत उसे ले जाकर उस फ्लैट की आग बुझा देता है। तभी ग्वेम नाम की औरत, जो अपार्टमेंट के विमेंस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, वो पूछती है कि आपने अपनी जान पर खेलकर आग बुझाई है, हम सबको बचा लिया है, आपका फ्लैट नंबर क्या है। दूसरा आदमी कहता है, मैंने इन्हें 9th फ्लोर से लिफ्ट में चढ़ते हुए देखा था, ये जरूर 9th फ्लोर में रहते होंगे। तब वो आदमी जिसका नाम ली है वो अपना फ्लैट नंबर 902 बताता है। अब ग्वेम कहती है कि यहाँ बाहर के लोगों की वजह से खाना जल्दी खत्म हो रहा है, इसलिए सिर्फ अपार्टमेंट रेजिडेंट्स मेरे साथ आओ। ये कहकर वो उन्हें अपने घर ले जाकर संतरा देती है। फिर वहाँ रेजिडेंट्स की मीटिंग होती है। ग्वेम पूछती है कि यहाँ सब ओनर्स ही है ना। सभी हाँ करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए रिफ्यूजीज को अपने अपार्टमेंट से निकालना चाहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका घर तो बर्बाद हो चुका है। फिर ग्वेम सियोंग से राय मांगती है, क्योंकि वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता है। वो कहता है कि जब तक कोई ढंग की रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती, तब तक हमें सरवाइव करना होगा। उसके लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है। एक लीडर होना चाहिए जो सबकी भलाई सोच सके, उसके नीचे कुछ डेपुटीज और फिर बाकी रेजिडेंट्स होंगे। अब वे सबसे बुजुर्ग रेजिडेंट को देखते हैं, लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन में चुस्ती से सोचने वाला लीडर चाहिए, जो शायद बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे। ग्वेम कहती है कि वो आदमी जिसने अपनी जान की परवाह ना करके आग बुझाई, वही सही लीडर है। अब ली, जो आखिरी रो में बैठा होता है, वो भी हाँ कर देता है। फिर वोटिंग होती है कि रिफ्यूजीज को यहाँ पर रहने दिया जाए या बाहर कर दिया जाए। ब्लैक एंड व्हाइट कलर के स्टोन्स की मदद से वे वोट करते हैं। सिर्फ 7 लोग रिफ्यूजीज की मदद करना चाहते हैं, बाकी सब उन्हें बाहर निकालना चाहते हैं। फैसला होता है कि रिफ्यूजीज को अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया जाए, पर सियोंग और मिजू इससे खुश नहीं होते। वे उस बच्चे और उसकी माँ को बाहर नहीं निकालना चाहते।
रात को वो बच्चा सुसु करने के लिए उठता है तो मिजू लालटेन लेकर उसे टॉयलेट लेके जाती है। मिजू बहुत ही नरम दिल औरत है। तो बताइए फ्रेंड्स, इस सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट्स में बताइएगा। अब सियोंग अपना हाथ देखता है, तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब भूचाल होने लगा था, सियोंग सड़क पर था और एक औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था जो कार के नीचे फंस गई थी। इतने में भूचाल लहर की तरह उसकी ओर आ रहा था। सियोंग ने मजबूरन उस औरत को छोड़कर एक कार के अंदर बैठना सही समझा और सीट बेल्ट पहन ली। सड़क फटने लगी, गाड़ियां उलट पुलट होने लगी। सियोंग को भी चोट आई पर सीट बेल्ट पहनने की वजह से उसकी जान बच जाती है। वैसे भूचाल में सीट बेल्ट बचा सकती है, ये आज पता चला। इस बात पर वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अब प्रेजेंट में ली, जिसे इन लोगों ने अपना लीडर चुना है, वो सियोंग को अपने सिस्टम का एंटी क्राइम इंचार्ज बनाता है। फिर आर्मी इंचार्ज, मेंटेनेंस इंचार्ज, इस तरह से हर डिपार्टमेंट का इंचार्ज सारे फिक्स्ड किए जाते हैं। आर्मी का इंचार्ज कहता है कि मैं असली आर्मी का इंचार्ज रह चुका हूँ, लेकिन मैं रिफ्यूजीज को निकालने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस टीम में नहीं रहना। बाकी लोग कोई ना कोई वेपन उठा लेते हैं। ली अपने फ्लैट में जाकर एक बुजुर्ग का डायपर चेंज करके मैला डायपर बाहर लेके आ जाता है। फिर वो अनाउंसमेंट करके सारे रिफ्यूजीज को बाहर बुलाता है और उन्हें अपार्टमेंट के खाली फ्लैट्स में जगह देने का वादा करता है। सारे रिफ्यूजीज तो नाचने आ जाते हैं। मिजू के घर में ठहरी हुई औरत भी अपने बेटे को लेकर आती है। अब सभी को इकट्ठा करके ली कहता है, दरअसल हम यहाँ बाहर वालों को नहीं रख सकते, सबको जगह खाली करनी पड़ेगी। ये सुनकर रिफ्यूजीज घबरा जाते हैं कि धोखा हुआ है हमारे साथ। उनके बच्चे एक पुराने पॉलिटिशियन से कहते हैं कि प्लीज उनसे कहो कि हमें बाहर ना निकालें। ली डट कर खड़ा हो जाता है कि ये हमारा अपार्टमेंट है, इसमें कोई पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकता। अब रिफ्यूजीज ली को धक्का देकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वे ग्लास तोड़कर अंदर घुस भी जाते हैं। सियोंग उन्हें पकड़ता है पर एक रिफ्यूजी उसका गला दबाने लगता है। ली उस आदमी को मारकर सियोंग को फिर कैसे भी करके बचा लेता है। वे रिफ्यूजीज को लगभग बाहर निकाल देते हैं पर तभी एक रिफ्यूजी रॉड से ली का सर फोड़ने लगता है। उसका बहुत खून बह जाता है। फिर भी वो रॉड छीनकर चिल्लाता है कि चुपचाप बाहर निकलो वरना सबकी जान ले लूंगा। वे घबरा कर पीछे हटते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जाते। अपार्टमेंट वाले ऊपर से गमले जैसी भारी चीजें फेंकने लगते हैं और कोई रास्ता न पाकर सारे रिफ्यूजीज बाहर निकल जाते हैं और अपार्टमेंट वाले ये युद्ध जीत कर चिल्लाते हैं कि ये अपार्टमेंट हमारा है, सिर्फ हमारा। अब अपार्टमेंट का रिपेयर चल रहा होता है और ग्वेन अनाउंस करती है कि ये अपार्टमेंट सिर्फ ओनर्स का है, बाहर वाले कोई अंदर नहीं आ सकता। हर हफ्ते हमारे फूड स्टॉक से खाना बांटा जाएगा और वो भी आपके काम के हिसाब से। आर्मी के लोगों को थोड़ा ज्यादा खाना मिलेगा क्योंकि वो अपार्टमेंट के लिए लड़ेंगे। घर बैठे लोगों को कम खाना दिया जाएगा। वे आसपास की जगहों से फूड आइटम्स बटोर कर लेके आते हैं और फिर उन्हें एक जगह स्टॉक करते हैं। फिर बैटरीज और बैटरी से चलने वाली लाइट्स लाते हैं क्योंकि पानी बंद हो चुका है। सियोंग सबको सिखाता है कि प्लास्टिक कवर में शौच कैसे करें और अपार्टमेंट के पास बने हुए गड्ढे में उसे फेंके कैसे। इस तरह हर चीज का एक नियम बनाकर सब कुछ सेट हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं और हर कोई एक फैमिली की तरह रहने लग जाता है। पर एक बात तो पक्का है कि खाना बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, तो ठंड में उन्हें भी बाहर जाकर फूड आइटम्स इकट्ठा करने होंगे। वे बड़े जोश के साथ निकलते हैं पर बाहर हर तरफ लाशें पड़ी होती है, ज्यादातर उन रिफ्यूजीज की जिन्हें इन लोगों ने निकाल दिया था। उस पॉलिटिशियन की लाश भी वहीं पड़ी होती है। एक दिन अचानक धरती के अंदर से आग का गोला बाहर निकलता है। यहाँ इनकी आर्मी रोज खाना ढूंढ कर लाती है। ये लोग रोज हम जीतेंगे का नारा लगाकर बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम खाना मिलता है, जिस वजह से उनका जोश भी हर दिन कम होता जाता है। एक दिन एक लड़का मिजू को आंटी कहकर पुकारता है। ये उसी बच्ची की आवाज है जिसे सियोंग और मिजू ने अपने घर में पनाह दी थी। वो अंधेरे में वॉकी टॉकी दिखाता है तो मिजू तुरंत अपने वॉकी टॉकी पर उससे बात करती है। तब पता चलता है कि वो आर्मी ऑफिसर जिसने इस अपार्टमेंट की आर्मी का जिम्मा लेने से इनकार कर दिया था, उसने चुपके से उस लड़के को, उसकी माँ को और कुछ रिफ्यूजीज को अपने घर में पनाह दी है। मिजू उसे प्रॉमिस करती है कि बेटा मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। तब जाकर आर्मी ऑफिसर को तसल्ली होती है। एक दिन आर्मी को एक स्टोर मिल जाता है जिसका दरवाजा बंद है। वे दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर एक आदमी इन पर गन तान कर कहता है, ये मेरा स्टोर है, बाहर जाओ सब। वे ग्वेम के बेटे को पकड़ लेता है और डर के मारे सभी को बाहर जाना पड़ता है। इसी बीच ली सियोंग को इशारा करता है और उस आदमी से बात करने को कहता है, लेकिन सियोंग अचानक उस आदमी पर हमला कर देता है तो वो शूट कर देता है। ग्वेम के बेटे के सर पर गोली लगती है पर उसका हेलमेट उसको बचा लेता है। उसके बाद सभी मिलकर स्टोर ओनर को गोली मारकर ढेर सारा सामान लूट कर बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी का परिवार माथा पीट कर रोता है कि ये कैसे जल्लाद हैं जो इस बेचारे को अधमरा करके जा रहे हैं।
कितने सेल्फिश लोग हैं जो अपने अपार्टमेंट में किसी को रहने नहीं देते, उनके साथ खाना शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग दूसरे की दुकान लूटकर उससे बाहर कर सकते हैं। कितने गिरे हुए इंसान हैं ये सब। इनके अपार्टमेंट से बहुत दूर कुछ आदमी एक टूटे हुए फ्रिज में से ड्रिंक्स निकाल कर पी रहे होते हैं। एक आदमी कहता है, वो दूर जो अपार्टमेंट दिख रहा है ना, सुना है उसके लोग बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल स्वर्ग है स्वर्ग। दूसरा कहता है, स्वर्ग नहीं भैया, वो नर्क है, वहाँ के लोग नर मांस खाते हैं। बाहर का कोई भी उस अपार्टमेंट में चला गया तो अपार्टमेंट के लोग उन्हें पीट पीट कर पकड़ कर खा जाते हैं। उस तरफ कभी भी जाने की मत सोचना, समझे। इस तरह यहाँ अलग ही अफवाहें चल रही होती है, पर ये कुछ हद तक सच भी है। तभी अपार्टमेंट की आर्मी को देखकर वे डर कर भागते हैं। आज बहुत ज्यादा खाना मिला है तो सब सेलिब्रेट करते हैं, तरह तरह का खाना बनाकर खाते हैं। आर्मी ऑफिसर अपने हिस्से का खाना एक कवर में रखकर घर लेके जाता है। दरअसल वो अपने घर के रिफ्यूजीज के लिए ही लेके जा रहा है। सभी ली और सियोंग की खूब प्रशंसा करते हैं। इसी बीच सिक्योरिटी वाले एक लड़की को अंदर लेके आते हैं। वे बताते हैं कि ये रिफ्यूजी नहीं, जीहू है, जो इसी अपार्टमेंट में 903 फ्लैट में रहती है। भूचाल के वक्त ये बाहर फंस गई थी और इतने दिन सरवाइव करके वापस आ गई है। ग्वेम जीहू से पूछती है कि ये तुम्हारे पड़ोसी हैं, 902 में रहते हैं, पर जीहू तो सदमे में है और उसे कुछ याद नहीं होता। लियो जीहू को बधाई देता है कि तुम सरवाइव कर पाई और वापस घर आ गई हो। अब ली का फ्लैशबैक दिखाते हैं। दरअसल ली एक कैब ड्राइवर था जो भूचाल वाले दिन 902 फ्लैट के ओनर को देखने आया था। फ्लैट खुला होता है तो वो अंदर जाकर उस बुजुर्ग औरत के पास बैठकर उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी फ्लैट का ओनर जो रियल एस्टेट में काम करता है वो आकर पूछता है कि मेरे फ्लैट के अंदर तुम आए कैसे। तब ली उसका कॉलर पकड़ लेता है क्योंकि ओनर ने ली से बहुत बड़ी रकम कैश लेकर उसे घर दिलवाने का वादा किया था, पर उस घर का ओनर घर बेचना ही नहीं चाहता, इसलिए ली इस आदमी से लड़कर अपने पैसे लेने आया था। पर वो कहता है कि मुझ पर केस कर लो, मैं कोर्ट में देख लूंगा। दोनों में मुठभेड़ होती है जिसमें ओनर ली के पेट में कैंची से वार करता है। गुस्से में ली उसका गला दबाने लगता है, फिर एक भारी चीज उसके सर पर पीट कर उसकी माँ के सामने ही उसे मार डालता है। तभी ली की वाइफ कॉल करके उसे कोसने लगती है कि तुम जैसा बेवकूफ इंसान दुनिया में है नहीं, तुम्हें ना शादी करनी चाहिए थी ना बच्चे करने चाहिए थे। ली बहुत ही डिप्रेस्ड होकर वहां बैठ जाता है कि अब क्या करूं। तभी भूचाल आया और वो 902 फ्लैट के ओनर की तरह लिफ्ट से नीचे आया और इस अपार्टमेंट का वो लीडर बन चुका है। वैसे भी अपार्टमेंट के लोग अपने पड़ोसियों को जानते नहीं, इसलिए किसी को शक भी नहीं होता। सिर्फ 903 वाली जीहू उसे पहचानती थी और कोई नहीं, लेकिन फिलहाल वो भी सदमे में है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बता पाएगी। हफ्ते में एक बार सभी को राशन दिया जाता है, कुछ को कम कुछ को ज्यादा। अब एक एक्स पुलिस ऑफिसर आता है जिसे बहुत कम खाना दिया जाता है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता। पानी भी आधा ही कैन दिया जाता है। एक हफ्ते के लिए इतना कम खाना, ये सोचकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, पर वो भी क्या कर सकता था। ये सब देखकर मिजू बहुत ही उदास होती है। वो एक्स आर्मी ऑफिसर को एक पौधा देने के बजाय उसके घर जाती है तो वो छोटा बच्चा उसे पुकारता हुआ बाहर आने लग जाता है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उसे अंदर जाने को कहता है ताकि कोई देख न ले। लेकिन दूसरी तरफ खड़ा ली उस लड़के को देख लेता है। फिर वो जीहू के घर जाकर धमकाता है कि अगर कोई पूछे तो कहना मैं 902 में ही रहता हूँ, मेरा चेहरा अच्छे से याद कर लो, समझ गई। यहाँ मिजू जीहू से बड़े प्यार से बात करती है, पर अपार्टमेंट की दूसरी औरतें जीहू के पेरेंट्स के बारे में बहुत ही बुरा कहती हैं। जीहू कहती है कि रिफ्यूजीज को बाहर निकाल कर आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। तभी एक औरत डांटती है कि जब खाना नहीं था तब तो तुम आई नहीं, अपनी झोली खाली हो तो दूसरों की हम कैसे भरते। बड़ी आई हम पर उंगली उठाने वाली, तुम्हें वैसे अंदर आने किसने दिया? तुम्हें अंदर आने दिया ये हमारी मेहरबानी समझो, समझी। जीहू कहती है कि ये मेरा फ्लैट है, मेरे नाम पर है, मेहरबानी करने वाली तुम होती कौन हो? अब वो औरतें बिल्कुल चुगली करने लगती हैं कि ये बिल्कुल अपने बाप पर गई है, इसकी माँ बेचारी कितनी भली औरत थी। जीहू उन पर चिल्लाने लगती है तो मिजू उसको लेकर बाहर जाती है। तभी जीहू मिजू को सच बता देती है कि 902 में जो रह रहा है, जिसे आप लोगों ने लीडर बना दिया है, वो इस अपार्टमेंट का आदमी है ही नहीं। वहाँ कुछ लोग सड़क की ओर भागते हैं। दरअसल इस अपार्टमेंट का एक आदमी बाहर गया था और बाहर वालों ने उसे मार डाला और दीवार पर उसके खून से लिख दिया है, अब इस अपार्टमेंट से जो बाहर आएगा उसका भी यही हाल होगा। ये देखकर ली गुस्से में आर्मी ऑफिसर के घर जाकर सर्च करता है। बेड के नीचे वाले ड्रॉर में वो लड़का और उसकी माँ छुपे होते हैं। फिर सभी मिलकर आर्मी ऑफिसर को खूब मारते हैं और सारे रिफ्यूजीज को घसीट कर लेके आते हैं। उसके बाद ली सियोंग को बताता है कि मिजू भी जानती थी, लेकिन उसने हमसे ये बात छुपाई।
आर्मी ऑफिसर और मिजू को भी पनिशमेंट मिलेगा। मिजू कहती है कि ली 902 का ओनर है ही नहीं, वो भी बाहर वाला है, क्या उसे पनिशमेंट दे सकते हो तुम लोग? ये सबको जानकर सियोंग बिल्कुल शॉक्ड होता है, पर फिलहाल उसे मिजू को कैसे भी करके बचाना होगा। वो ली से विनती करता है तो वो कहता है कल कमेटी फैसला करेगी, पर सियोंग उसके पैर पकड़ लेता है कि प्लीज मेरी वाइफ को बचा लो। ली कहता है ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें आज से 2 गुना काम करना पड़ेगा। इस तरह वो सियोंग का ब्रेन वॉश करता है और बेचारा सियोंग भी मान जाता है। फिर ली की टीम पूरे अपार्टमेंट को छान मारती है। करीब 10 फ्लैट ओनर्स ने रिफ्यूजीज को पनाह दी होती है। वे उन सबको घसीट कर बाहर निकालते हैं, फिर उन फ्लैट्स के बाहर रेड पेंट लगा देते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि ये लोग गद्दार हैं जो सिस्टम के रूल्स का अगेंस्ट रिफ्यूजीज को घर में छुपा रहे थे। उन 10 फ्लैट ओनर्स को भी सजा दी जाती है कि घुटनों के बल बैठकर 200 बार चिल्लाना है हमें माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों को भी ये पनिशमेंट दी जाती है। अब ये जगह स्वर्ग नहीं जैसा कि अपार्टमेंट वाले सोच रहे थे, ये नर्क बन चुका है जहाँ तानाशाही चलती है। आर्मी ऑफिसर इस अन्याय को देख नहीं सकता। वो दीवार पर चढ़कर चिल्लाता है कि तुम सब जल्लाद बन चुके हो, सेल्फिश हो, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं बची। ऐसी जगह में रहने से तो अच्छा है कि सभी मर जाएं। उसकी शुरुआत मैं कर देता हूँ। ये कहकर वो नीचे कूदकर आत्महत्या कर लेता है। फिर उसकी लाश को वे जला देते हैं। तभी जीहू ली को घूरती हुई जाती है, लेकिन इसी बीच ली को अजीब लगता है और वे देखते हैं कि फिर से भूचाल की तरह वो जगह हिल रही है और तभी आसपास की झील का पानी जमीन के अंदर से होकर इनके अपार्टमेंट के ठीक सामने झरने की तरह निकलता है। सभी खुश होते हैं कि पानी आ गया, पानी आ गया। इतने दिन ना तो नहाने का पानी था ना टॉयलेट जाने के लिए। अब वो कई सारे बकेट्स में पानी भर भर के अपने घरों में स्टॉक कर लेते हैं। यहाँ जीहू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक दिन 902 के ओनर का कोरियर गलती से जीहू के घर डिलीवर हो गया। जीहू उसे 902 वाले को देने गई तो वो आदमी जीहू को गंदी नजर से देखने लगा और कहने लगा मुझे पता नहीं था मेरी पड़ोसन इतनी खूबसूरत है, जब टाइम मिले तो मेरे घर आ जाना, एंजॉय करेंगे। ये कहकर उसने आंख मारी। इससे जीहू ने गुस्से में उसके मुंह पे दरवाजा पीटा और घर चली गई। प्रेजेंट में वो मिजू को बताती है मुझे उसका चेहरा खूब याद है और ली वो आदमी है ही नहीं, वो झूठा है, हमारे बीच रहकर हमारे ही हाथों लोगों पर जुल्म करवा रहा है। यहाँ ली की टीम बहुत ही खुश होती है कि पानी मिल गया, लेकिन खाना सिर्फ 1 हफ्ता ही चलेगा। अब अपार्टमेंट के बच्चों सहित ली कई लोगों को लेकर खाने की तलाश में निकलता है। मलबा और टूटे फूटे बिल्डिंग्स यानी कंक्रीट के टुकड़ों के बीच से वे एक फूड कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां दीवार पर एक छेद करके वे अंदर जाकर फूड इकट्ठा करते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो मिजू और जीव 902 की बालकनी को तोड़कर फ्लैट में घुस जाती है। वहाँ ओनर की बुजुर्ग माँ पड़ी होती है। मियो उससे पूछती है कि आपका बेटा कहाँ है। वो ठीक से बोल नहीं पाती तो मिजू करीब जाकर सुनती है। बुजुर्ग अपने बेटे के बारे में कहने के बजाय बोलती है मुझे भूख लगी है, खाना दो। फिर वे उसे खाना देती हैं। वे देखती हैं कि ओनर की सड़ी हुई लाश वॉशिंग मशीन में ठूसी गई है। वहाँ फूड कोर्ट से बहुत सारा खाना लेकर ये लोग निकल रहे होते हैं कि ऊपर से कुछ लोग इन पर पत्थर फेंकने लगते हैं कि तुम अपने अपार्टमेंट में किसी को आने नहीं देते, लेकिन तुम लोग हर स्टोर में जाकर चीजें लूट सकते हो क्या? ये कहाँ का नियम, कहाँ का न्याय है? वे पेट्रोल बॉम्ब भी फेंकते हैं जिसमें ग्वेम के बेटे को आग लग जाती है। सियोंग उस पर कंबल ओढ़कर आग बुझाता है। अब ली उन हमलावरों में से 5 लोगों को शूट कर देता है। बाकी लोग डर डर के भाग जाते हैं, लेकिन ग्वेम का बेटा मर चुका होता है और बाकी लोगों को बहुत चोट आई है। ली भी ऑर्डर देता है कि जो होना था हो गया, अब अगले मिशन की तैयारी करो। इस पर ग्वेम उसे चांटा मारती है कि मेरे बच्चे की बलि चढ़ाकर तुम ये कहना चाहते हो कि जो हो गया हो गया। लेकिन इसी बीच ली के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। अब वो एक्स पुलिसमैन जिसका पैर ठीक न होने की वजह से ये लोग उसे आधा खाना देते थे, वो अपार्टमेंट से बाहर चला जाता है। सभी पूछते हैं तो वो कहता है मुझे बाहर एक जरूरी काम है। यहाँ ली लेक्चर देता है कि अगर मेरे जैसा लीडर यहाँ नहीं होता तो बाहरी लोग सब कुछ लूट चुके होते, तुम सब भूखे मर गए होते, इमोशनल होने का ये वक्त नहीं। तभी मिजू चिल्लाती है तुम कौन से दूध के धुले हो, दूसरे इंसानों को मारकर जीना क्या जीना है? तुम जैसा सेल्फिश आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अब ली के डेपुटीज मिजू को रोकते हैं कि लीडर से जबान मत लड़ाओ, समझी? अच्छा, तुम्हारे लीडर का असली चेहरा देखना चाहते हो तो लो देख लो। ये कहकर मिजू असली ओनर का पर्स उनके आगे फेंकती है। उसमें 902 के ओनर की आईडी, उसका एड्रेस प्रूफ सब कुछ होता है। फिर वो उस वॉशिंग मशीन को उठा लेते हैं जिसमें ओनर की लाश है। अब सच्चाई जानकर लोग भड़क जाते हैं और ली पर करते हैं हमला शुरू। सियोंग सबको रोकता है। ली चिल्लाता है कि हाँ मैंने इसे मार
मार डाला, लेकिन मैंने अपनी जान पर खेलकर इस अपार्टमेंट को बचाया है। भूल गए उस दिन को जब आग लगी थी और तुम में से किसी ने हिम्मत नहीं की थी उसे बुझाने की? तब से लेकर मैंने खुद को इस अपार्टमेंट के लोगों की भलाई में लगा दिया। आगे भी मैं वही करूंगा। इस आदमी ने मेरे पैसे ऐड कर मुझे घर दिलाने का वादा किया, लेकिन इसने मुझे धोखा दे दिया और फिर मैं इसके घर गया, इसकी हत्या कर दी। अब 902 फ्लैट मेरा है, समझे? पर फ्लैट ओनर्स उसे बाहर निकालते हैं क्योंकि वो इस अपार्टमेंट का आदमी नहीं है। ली चिढ़कर जीव को देखता है और समझ जाता है कि उसने मिजू को सच बताया होगा। वो जीव को खींचकर उस गड्ढे में डाल देता है जहाँ ये लोग शौच वाला प्लास्टिक फेंकते हैं और वो गड्ढे में गिरकर मर जाती है। इसके बाद सियोंग को गुस्सा आता है, वो उसे शूट करने जाता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। ली गन छीनकर कहता है कि पहले इसमें बुलेट डालना सीखो बेवकूफ कहेंगे। अगर मुझे मार डाला तो तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा, बाहर का कोई भी आकर सब कुछ लेके जाएगा और तुम लोगों को भगा भी देगा, समझे? तभी एक पुलिस ऑफिसर बाहर के लोगों को लेके आता है और कहता है सब कुछ तोड़ दो, किसी को मत छोड़ना, सबको मारो, जो हाथ लगे लूट लो। अब ली अपार्टमेंट वालों को अंदर न जाने को कहता है और बाहर वालों को शूट करने लगता है। इस लड़ाई में सियोंग को भी चोट आ जाती है। सियोंग और मिजू किसी तरह अपने अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। मिजू को एक जगह सेव करके सियोंग दरवाजा बंद करने जाता है कि कुछ लोग उस पर चाकू से वार करते हैं, लेकिन तभी मिजू वहां का हीटर निकालकर एक दो आदमी को जला भी देती है। वे मिजू को मारने लगते हैं तो सियोंग उन्हें पीट कर मिजू को कैसे भी करके बचा लेता है। तब भी मिजू कहती है कि प्लीज उनकी जान मत लेना, वो बेचारे बेबस होकर ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर दोनों उस फ्लैट से बाहर निकलते हैं। यहाँ हर तरफ से बड़ी तादाद में लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं। सियोंग किसी तरह मिजू को बचाना चाहता है, किसी भी तरह। बाहर वाले भी पूरी प्लानिंग करके आए हैं। वे एक बॉम्ब फेंकते हैं और अपने लोगों को दूर भागने को कहते हैं, पर ली उसे उठाकर उन्हीं पर वापस फेंकता है, लेकिन बॉम्ब बीच में फटता है तो दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। सियोंग और मिजू बचकर निकलते हैं। कई लोग लहूलुहान हालत में पड़े होते हैं। ली को भी बहुत चोट आ जाती है और बहुत खून बहता है उसका। वो अपने फ्लैट में आराम करने जाता है। धीरे धीरे उसकी जान निकल रही होती है। यहाँ सियोंग को भी चाकू लगा है तो उसका भी बहुत खून बहता है। पर पति पत्नी अब अपार्टमेंट में रहना नहीं चाहते और बाहर वालों के साथ मिलकर रहने के लिए निकलते हैं। मरने की हालत में भी ली शूज उतार कर ही घर के अंदर जाकर गिर पड़ता है, लेकिन बाहर के लोग शूज पहनकर अंदर आते हैं और चीजें लूटने लगते हैं। ली बड़बड़ाता है कि शूज पहनकर मेरे घर में क्यों आए, घर गंदा हो जाएगा, बाहर जाओ। इस तरह आखिर तक मेरा घर कहते कहते वो मर जाता है। जो आदमी भूचाल से पहले बेवकूफ और लूजर की लाइफ जी रहा था, भूचाल के बाद उसने इस फ्लैट पर ही नहीं इस पूरे अपार्टमेंट पर राज चलाया और आखिरकार एक घिनौनी मौत मर गया। अब अपार्टमेंट में बचे हुए लोग यहाँ नहीं रहना चाहते और बाहर निकल जाते हैं। वे मलबे के बीच किसी तरह गुजारा करने लगते हैं। अगली सुबह सियोंग मरा हुआ पड़ा होता है। मिजू बहुत रोती है। कुछ औरतें उसे हिम्मत देती हैं कि ऐसा होना ही था। सब मिलकर एक छोटा टूटा फूटा घर ढूंढ लेती है जहाँ खाना भी होता है। मिजू पूछती है क्या मैं भी यहाँ रह सकती हूँ? वो औरतें कहती हैं इसमें पूछने की क्या बात है, इस धरती पर जो भी है वो हम सब का है, मिल बांट कर रहेंगे, तुम्हें जो जगह पसंद है ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब मिजू सोचती है कि ये उदारता और सहजता उसके अपार्टमेंट के लोगों ने क्यों नहीं दिखाई, उनमें क्यों नहीं रही। कल के लिए बचा कर रखना या अपने लिए ढेर सारी चीजें इकट्ठा करना, ये सब इन औरतों की भावना बिल्कुल नहीं है। कल के बारे में बहुत सोचेंगे तो हम अपने लिए चीजें बटोरने लगेंगे, दूसरों से छुपाकर खुद के लिए बचा कर रखने की सोचेंगे। यही तो सारी मुसीबत की जड़ है। सिर्फ आज में जिएंगे तो सभी खुश रह पाएंगे, खाना मिलेगा तो सब बांट कर खाएंगे, नहीं मिला तो सब भूखे रहेंगे। इनकी सोच और इस तरह की लाइफ मिजू को बिल्कुल ठीक लगती है और वो बहुत ही खुश होती है। आखिर में टूटे पड़े कंक्रीट बिल्डिंग का दृश्य दिखाकर इस मूवी का दी एंड होता है। और शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।